तो नमस्ते बच्चों, आज आपका टेस्ट हुआ है सेकेंड टेस्ट। और इस टेस्ट में केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस थे उनमें मैंने जो टॉपिक्स पढ़ाए थे आपको, उन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उनके आंसर्स आपको बताने जा रहा हूँ। ये आज का क्लास टेस्ट जो हुआ है टेस्ट ID 2। पिछला टेस्ट 1 हो चुका है और आज आपका सेकेंड टेस्ट हुआ है 28 मई 2023, 28 मई 2023 को। ठीक है, तो आज जो बच्चों आपका दूसरा टेस्ट हुआ है जिसमें कंबाइंड टेस्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का ही। इसमें मैंने आपको जो क्लास में पढ़ाया था उन टॉपिक से जो क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को आप लोग जल्दी से, टेस्ट पेपर आप सबके पास है क्योंकि आपने ऑफलाइन में टेस्ट दिया है, टेस्ट पेपर निकाल के बैठो। टेस्ट पेपर निकाल के वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और अपनी गलती भी समझ में आएगी कि मैंने कहाँ पे कुछ गलत किया। बच्चों, जो मेरे टॉपिक्स मैंने क्लास में पढ़ाए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 39 से शुरुआत है और ये क्वेश्चंस सामने आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो पेपर है, जो आपको पेपर मिला था, वो मेरे हाथ में भी है। शुरू कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 से शुरुआत हुई थी मेरे क्वेश्चंस की, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया करेक्ट IUPAC नेम इज, और उसके बाद ABCD 4 ये एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको इनके IUPAC नेम बताने थे। तो पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन था आपका बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थर्ड वाला सही है, जिसमें लिखा हुआ है ओनली ABC। अब हमें ये समझना है कि ओनली ABC क्यों सही है। देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर 120, 117, 107, 104 इनके हमें IUPAC नेम लिखने हैं। तो IUPAC नेम लिखने के लिए क्या करना होता है, हमें कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती हैं। और वो छोटी बातें क्या है? छोटी छोटी बातें बच्चों ये हैं कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो 0 होता है, 0 को बोलते हैं नील, 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं क्वेड, QUAD, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, HEX, 7 को बोलते हैं सेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट और 9 को बोलते हैं ENA। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हो कि अरे सर, मैंने तो पढ़ा था कि 1 को मैथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, आप तो बता रहे हैं 1 को अन बोलते हैं। बच्चों, 1 को मैथ भी बोलते हैं, 2 को एथ भी बोलते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि IUPAC का क्वेश्चन किस तरह का है। जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC करते हो, जो कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC में ये नेमिंग अलग तरह से होती है। बट जब आप इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की IUPAC करते हैं उनके एटॉमिक नंबर की हेल्प से, उस टाइम नेमिंग अलग होती है। जैसे एलिमेंट्स में 0 को बोलते हैं नील, ऑर्गेनिक में 0 को लिए कोई भी नाम यूज नहीं करते। यहाँ पे 1 को बोलते हैं अन, वहाँ पे बोलते हैं मैथ, यहाँ पे 2 को बोलते हैं बाई, वहाँ पे बोलते हैं एथ, 3 को यहाँ बोलते हैं ट्राई, और जब ऑर्गेनिक की IUPAC करते हैं तो 3 को बोल देते हैं प्रो, 4 को एलिमेंट्स में बोला जाता है क्वेड, लेकिन 4 को ऑर्गेनिक के IUPAC में बोलते हैं ब्यूट, 5 को पेंट यहाँ पे भी बोलते हैं और पेंट ऑर्गेनिक में भी बोलते हैं, 6 को हेक्स यहाँ भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक में भी बोलते हैं, 7 को यहाँ पे बोला जाता है सेप्ट, बट जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC करते हो तो 7 का नाम हो जाता है हेप्ट, 8 को यहाँ भी ऑक्ट बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC में भी ऑक्ट बोलते हैं, और 9 को यहाँ पे इन बोला जाता है ENN, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 9 को बोला जाता है नो। ठीक बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये IUPAC नेमिंग और ये बढ़ती है। जैसे 10 को बोलते हैं डेक, 11 को बोलते हैं अनडेक, 12 को बोलते हैं डोडेक, बट
जब एलिमेंट्स की आईपीएसी हम करते हैं तो एलिमेंट्स की आईपीएसी में केवल 0 से लेके 9 तक ही होता है, 0 से लेके 9 तक, इसके आगे नहीं होता। अब नाम कैसे लिखे जाते हैं? नाम लिखने का तरीका, जैसे पहला था एटॉमिक नंबर 120, तो देखो 120 का कैसे लिखेंगे, ये है 120, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 120। अब 120 का आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले क्या आया था इसमें 1, तो ध्यान से देखो 1 को क्या बोलते हैं? अन, तो ये जो 1 है इसको बोल दिया अन। फिर आया 2 को क्या बोलते हैं? 2 को बोलते हैं बाई, तो 2 के लिए हमने लिख दिया बाई। फिर आया 0 को क्या बोलते हैं? 0 को बोलते हैं नील, तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया नील। ओके, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, लास्ट में इसकी स्पेलिंग में IUM ऐसे और जोड़ दिया जाता है, तो जिसका एटॉमिक नंबर 120 है उसका आईयूपीएसी नेम हो गया अनबाई, और ये लास्ट में पूरा एक साथ बोल देंगे, तो ये हो गया अनबाई नीलियम। ओके, और शॉर्ट में इसको कैसे लिख देंगे? शॉर्ट में लिखने का तरीका होगा अन का ले लिया U, बाई का ले लिया B, और N नील का ले लिया N, तो ये हो गया U, पहले आया U, फिर सॉरी U के बाद फिर आया B, सारा डिलीट हो गया क्या? कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, वो तो आप पहले समझ ही चुके थे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो 120, ये है 120, तो 120 का पता करना था, तो 120 के लिए क्या हो गया? 1 को हमने बोल दिया अन, 2 को बोल दिया बाई, और 3 को बोल दिया नील, और लास्ट में लगा दिया IUM। अब जब इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो शॉर्ट में ऐसे हो जाएगा UBN, यानी कि UBN। जरा चेक करो क्या लिखा हुआ है, UBN लिखा है, इसका मतलब जो A है ये तो ट्रू है, ये ट्रू है मतलब करेक्ट है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या है 117, तो जरा 117 का देखो क्या होगा। 117 का जब देखोगे तो मैं इधर लिखे दे रहा हूँ 117। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था 1 को क्या बोलते हैं? अन, फिर 1 आया, 1 को बोलते हैं अन, और 7 को बोलते हैं सेप्ट, और लास्ट में लगा देते हैं IUM, पूरा नाम हो गया अन सेप्टियम। अब आपको ये शॉर्ट में लिखना है तो US, तो ये लिखा जाएगा US। जरा चेक करो क्या लिखा हुआ है, US लिखा हुआ है, इसका मतलब जो B है ये भी ट्रू है, ट्रू मतलब करेक्ट है, सही है। अगला एटॉमिक नंबर था 107, 107, तो जरा 107 का चेक कर लेते हैं बच्चों। तो 107, 1 को क्या बोला था? अन, फिर 0 को क्या बोलते हैं? नील, फिर 7 को क्या बोलते हैं? सेट, और लास्ट में लगा दिया EM, पूरा नाम हो गया अननील सेप्टियम। अब इसको शॉर्ट में लिखना है आपको, तो ये हो गया UNS, तो इसको लिख देंगे UNS। जरा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा था, UNS लिखा हुआ है। जब UNS लिखा है इसका मतलब ये भी हो गया ट्रू, ठीक है। इसके बाद जरा D वाला देखो, एटॉमिक नंबर 104। अब बच्चों 104 में जरा इधर कर दे रहा हूँ, ये वाला 104, 1 को बोलते हैं अन, 0 को बोलते हैं नील, और 4 को बोलते हैं क्वेड, और इसी में आगे प्लस ऐड कर देंगे EM, नाम हो जाएगा अननील क्वेडियम, अननील क्वेडियम। और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको? शॉर्ट में लिखेंगे UNQ, तो ये हो गया UNQ। अब जरा चेक करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है UNB, इट मींस ये फॉल्स है। तो ABC ये ट्रू है, जो D वाला है वो फॉल्स है, और क्वेश्चन में पूछा था करेक्ट आईयूपीएसी नेम इज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन कौन से सही थे? A सही था, B सही था, C सही था, और ABC सही है, ओनली ABC ये लिखा हुआ था थर्ड ऑप्शन में, तो यही हो गया इसका आंसर। मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा आते हैं। ये सब बच्चों को क्लियर हो गया।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट पहले मैं इसको हटाऊं। ठीक, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर था 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपकी स्क्रीन पे भी है, मेरे हाथ में टेस्ट पेपर भी है। क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिया गया था, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोडियम, और इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास ये सब लिखा हुआ है। सोडियम के बारे में आपको पता करना है। तो बच्चों सोडियम के बारे में तो पहले तो आपको ये पता हो कि सोडियम कैसे हम लोग लिखते हैं। सोडियम हम लोग ऐसे लिखते हैं 11 सोडियम इस तरह से लिखते हैं हम लोग 11 Na23, ठीक, 11 Na23। अब ये 11 Na23 से आपको बच्चों एक बात समझ में आई कि जो नीचे लिखा हुआ है 11, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का, एटॉमिक नंबर ये है 11। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ये है 11। अगर इसमें बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता देते हैं 11। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम नीचे नंबर लिखते हैं ये नंबर एटॉमिक नंबर होता है, यही नंबर प्रोटॉन का नंबर होता है, यही नंबर इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। अब जो ये ऊपर लिखा हुआ है नंबर, इससे जरा समझो क्या क्या आप पता कर सकते हो। तो ये जो लिखा हुआ है 23, ये बताता है हमें मास नंबर, ठीक। और ये जो मास नंबर है उससे हमें क्या पता चलता है? अगर हम यहाँ पे बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास जो होगा सोडियम का, एटॉमिक मास ये हो गया 23, और आगे जो यूनिट लिखेंगे दैट इज ANU, मींस एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब अगर बच्चों यहीं पर एटॉमिक मास की जगह पे टर्म थोड़ा अलग से यूज किया जाता, यानी कि अगर यहाँ पे टर्म यूज किया जाता ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास अगर टर्म यूज करते तो अभी भी हम 23 ही लिखते, बट यूनिट ANU नहीं, तब हम G यानी कि ग्राम लिखते, ये लिखते थे G। अब जरा ऑप्शंस देखते हैं। जरा पहला ऑप्शन लिखो, इट हैव 11 प्रोटॉन्स, इट हैव 11 प्रोटॉन। 11 प्रोटॉन तो इसमें है, लेकिन आगे जरा ध्यान दो, आगे लिखा है 11 प्रोटॉन इन इट्स शेल। ओहो, ये तो गलत बात हो गई। क्यों गलत बात हो गई बच्चों? क्योंकि देखो इसमें 11 प्रोटॉन तो हैं, बट जो प्रोटॉन्स होते हैं वो शेल में नहीं होते, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा होता कि इट हैव 11 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, तो ये ऑप्शन सही होता, बट न्यूक्लियस की जगह पे शेल लिखा हुआ है, इस वजह से ये कैसा हो गया? गलत हो गया। इसके बाद जरा सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इट हैव 12 न्यूट्रॉन्स। अच्छा पहले न्यूट्रॉन का नंबर पता कर लेते हैं। तो बच्चों न्यूट्रॉन का नंबर कैसे पता चलता है? न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर पता करने का तरीका ये होता है कि हम ऊपर वाले नंबर यानी कि ये जो मास नंबर है जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तो ऊपर वाला नंबर था 23 माइनस नीचे वाला नंबर है 11, सॉल्व करने में कितना आया? 12। तो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर 12 आया। जरा देखते हैं क्या लिखा है, इट हैव 12 न्यूट्रॉन। यहां तक तो ठीक है, बट आगे देखो, इट हैव 12 न्यूट्रॉन्स इन इट्स शेल। गलत हो गया। क्यों गलत हो गया बच्चों? क्योंकि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी शेल में नहीं होते। न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये देखो इन इट्स शेल लिखा था, इस वजह से ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं ये लोग हमेशा कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो अब जरा अगला देखो, अगला क्या था? अगला था, ये बड़ी बारीकी से ऑप्शंस बनाए गए थे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में बस 11 प्रोटॉन देखे, 12 न्यूट्रॉन देखे और बस उनको लगा हाँ सही हो गया। अरे भैया ऑप्शन भी सही से पढ़ो, आगे न्यूक्लियस अगर लिखा होता तब ये ऑप्शन सही होते। न्यूक्लियस नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है? शेल लिखा हुआ है, इस वजह से ये गलत हो गया। इसके बाद इट्स एटॉमिक मास इज 23 ANU, एटॉमिक मास 23 ANU, बिल्कुल सही बात है।
इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड वाला जो है ये सही है। हो सकता है आप में से कई बच्चों ने जल्दबाजी में पता क्या क्या किया होगा, जल्दबाजी में फोर्थ ऑप्शन लगा दिया होगा, यार 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, एटॉमिक मास 23, ऑल ऑफ अबव। अरे नहीं भाई, ऑल ऑफ अबव नहीं, ये आगे देख लेना, शेल लिखा हुआ था, अगर न्यूक्लियस लिखा होता तो फिर ऑल ऑफ अबव होता। जैसे यहाँ पे लिखा होता इन इट्स न्यूक्लियस, यहाँ पे लिखा होता इन इट्स न्यूक्लियस, तब इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ अबव हो जाता। अभी ऑल ऑफ अबव नहीं है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 40 में एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 41। जरा क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है और मैं टेस्ट पेपर में देख लेता हूं। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट किस ऑप्शन में हैं? तो बच्चों फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स पूछे हैं किस ऑप्शन में हैं, तो पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं, सेकंड ऑप्शन आंसर सही है। जितने बच्चों ने सेकंड ऑप्शन टिक किया होगा उन सारे बच्चों का ये सही हो गया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि आखिर ट्रांजिशन सीरीज होती क्या है। ठीक है, तो बच्चों ट्रांजिशन सीरीज के लिए आपको क्या करना होता है, आपको डी ब्लॉक बनाना होता है। जल्दी से जरा डी ब्लॉक बना लेते हैं। तो देखो डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप होते हैं। डी ब्लॉक की जो शुरुआत होती है बच्चों वो ग्रुप 3 से शुरू होती है। ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 इतने ग्रुप होते हैं डी ब्लॉक में, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो ग्रुप 3 यहाँ पे आते हैं SC, Y, LA एंड AC। यहाँ पे आते हैं TI, ZR, HF, RF। यहाँ पे आते हैं V, NB, TA, DB। यहाँ पे आते हैं CR, MO, W, SG। यहाँ पे आते हैं MN, PC, RE, BH। यहाँ पे आते हैं FE, RU, OS, HS। यहाँ पे आते हैं CO, RH, IR, MT। यहाँ पे आते हैं NI, PD, PT, DS। यहाँ पे आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, RG। और यहाँ पे आते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी और उसके बाद CN। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने पूरा डी ब्लॉक बना दिया। अब आपको डी ब्लॉक में समझना है ट्रांजिशन सीरीज। तो बच्चों क्वेश्चन में देखो, पढ़ो क्या लिखा है, which of the following option contains elements of first transition series। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपको पता करनी है। तो देखो बच्चों, जो ये वाली लाइन है लेफ्ट टू राइट पहली, यानी कि SC, TI, V, CR, MN, FE, CO, NI, CU, ZN, इस पूरे को बोला जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, जो दूसरी लाइन है यानी कि Y, ZR, MB, MO, TC, RU, RH, PD, AG, CD, इसको बच्चों बोला जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसके बाद देखो LA, HF, TAW, RE, OS, IR, PT, AU, HG, इनको बोला जाता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और उसके बाद ये है जो AC से लेकर और ये पूरी लाइन यहाँ तक, इसको बच्चों बोला जाता है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ओके, यहीं पर एक पहले अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following option contains elements of first transition series। इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट कौन से हैं, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की है, इनमें से जरा चेक करो क्या कोई लिखा है, यहाँ लिखा Y, ZR, MB। तो Y, ZR, MB ये लोग तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में होते हैं, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। SC, TI, V, देखो SC, TI, V, हाँ ये लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हैं, तो यही आंसर हो गया। इसके बाद देखो LA, HF, TA, तो LA, HF, TA, LA, HF, TA ये लोग थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं, तो गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन ने फर्स्ट में पूछा था। फिर AC, RF, DB, जरा देखते हैं AC, RF, DB ये लोग बच्चों आते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में।
तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हुआ? सेकंड ऑप्शन। समझ में आ गया? अब आपको यहीं पे एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, वो ये बच्चों, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है इसी को 3D सीरीज भी कहा जाता है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को 4D सीरीज भी कहते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को 5D सीरीज भी बोलते हैं एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को 6D सीरीज भी कहा जाता है। 3D, 4D, 5D एंड 6D क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं बच्चों कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, दैट गोज इन 3D सबशेल, मतलब वो 3D सबशेल में जाता है। जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज वाले हैं इनका जो लास्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसको हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो 4D में जाता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वालों का आखिरी इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है और सबसे नीचे वालों का 6D में जाता है। तो ट्रांजिशन सीरीज से जुड़ी हुई सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। यहीं पे एक छोटी सी बात मैं ये भी बता दूं कि ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है बच्चों ये होती है पीरियड 4 में, इसके नीचे वाली होती है पीरियड 5 में, इसके नीचे वाली ट्रांजिशन सीरीज ये होती है पीरियड 6 में और इसके नीचे वाली ट्रांजिशन सीरीज ये होती है पीरियड 7 में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के बहाने जिन बच्चों को पहले से तैयार नहीं भी था उन बच्चों को ट्रांजिशन सीरीज अच्छे से समझ में आ गया। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 41 मैक्सिमम बच्चों ने सही किया होगा। अगर किसी ने ट्रांजिशन सीरीज पहले से पढ़ा नहीं होगा, रिवाइज नहीं किया होगा तो उसी का गलत हुआ होगा, अदरवाइज सही हुआ होगा। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। ठीक, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। ठीक, तो अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं और उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो क्वेश्चन नंबर 42, तेरा क्वेश्चन नंबर 42 देखो, आप स्क्रीन पे देखो, मैं टेस्ट पेपर में पढ़ लेता हूँ। 42 है मैच द फॉलोइंग। बच्चों एटॉमिक नंबर दिए हैं और ब्लॉक पूछा है, ये किस ब्लॉक में आते हैं और करेक्ट आंसर इसमें पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, अब ये सेकंड ऑप्शन कैसे होगा, मतलब 1 का D, 2 का A, 3 का D एंड 4 का C। ये कैसे होगा, इसके लिए देखो ये एटॉमिक नंबर दिए और इनका ब्लॉक पता करना है। ब्लॉक पता करने का तरीका बड़ा आसान होता है बच्चों। तरीका ये होता है कि जो भी एटॉमिक नंबर है आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ऐसे सबको लिखना आता है। अरे अफवाउ प्रिंसिपल से लिख लिया जाता है। ठीक, अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S पर जाकर खत्म हो जाए, मतलब उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S पे खत्म हो जाए बता देना S ब्लॉक, अगर P पर जाकर खत्म हो जाए तो बता देना P ब्लॉक, D पर जाके खत्म हो जाए तो बता देना D ब्लॉक और F पे जाके खत्म हो जाए तो बता देना F ब्लॉक। अब जरा देखते हैं, देखो पहला था 11, एटॉमिक नंबर 11 है और हमें पता करना है कि एटॉमिक नंबर 11 किस ब्लॉक में आएगा। तो जब आप 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ये आया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S पर खत्म हुआ, इसका मतलब जो 11 है ये आएगा S ब्लॉक में। तो 11 के लिए तो हो गया S ब्लॉक। क्लियर? इसके बाद दूसरा था 35। बच्चों जब आप 35 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 35 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p5 इस तरह से। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखो टोटल 35 हो गए, 2 2 4 6 10 12 6 18 तो 20 10 30 और 5 35 35। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P पर जाके खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये आएगा P ब्लॉक में। तो जो 35 है इसकी मैचिंग हो जाएगी P ब्लॉक के साथ।
इसके बाद था 26, अगला था 26। तो बच्चों जब आप 26 सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। जो 4s होता है वो 3d से पहले आता है, आपको प्रिंसिपल पढ़ा है ना आपने। तो अब जरा देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे खत्म हो रहा है, D पे खत्म हुआ, और जब D पे खत्म हुआ तो हम इसको क्या बोल देंगे, D ब्लॉक बोल देंगे, ठीक है। तो जो 26 है वो हो गया बच्चों D ब्लॉक। तो फिर जो बचा उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं, अरे भैया एक इधर बचा एक इधर बचा, तो कॉमन सेंस की बात है, फिर जो बचा है वो वहीं पे जाके मैच हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसका सेकेंड ऑप्शन हो गया था। और वैसे भी 60 वाले को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, समझो। आप अगर डायरेक्ट याद रखो कि एटॉमिक नंबर 58 से 71 अगर दिया हो, 58 से 71 के बीच में, तो ये F ब्लॉक हमेशा बताना, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। F ब्लॉक, और ये F ब्लॉक में बच्चों लेंथेनॉइड्स होते हैं। लेंथेनॉइड्स का मतलब लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स। और इसी तरह से अगर बच्चों एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक दिया हो, 90 से 103 तक, इसको भी सॉल्व मत करना, डायरेक्ट इसको याद रखना, ये भी बच्चों F ब्लॉक बता देना, ठीक है। और ये लोग जो होते हैं इनको बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स का मतलब हो गया एक्टिनाइड सीरीज के। तो अब देखो 60 था, ये 60, ये मैंने बोला 58 से लेके 71 तक कुछ भी हो तो F ब्लॉक बताना होता। तो जो 60 है वो 50, इसका मतलब 58, 59, 60, 61 ये सब F ब्लॉक में आएंगे। तो 60 कहाँ पे आएगा, F ब्लॉक में आएगा। 1s2 2s2 लिखने से आप बच जाओगे, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 के बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो जल्दी से जरा इसको हटाते हैं और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 42 हो गया, इसके बाद देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, आप स्क्रीन पे देखिए। रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ABCD बच्चों 4 स्टेटमेंट दिए थे और इसमें पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट आ। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं इसमें जो आपका आंसर है ये बच्चों थर्ड ऑप्शन सही था, इसमें लिखा था ओनली C, D। अब ये थर्ड ऑप्शन क्यों है वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, IUPAC naming of elements is used for atomic number less than 100। ओ गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि बच्चों जो IUPAC नेमिंग होती है एलिमेंट्स की वो लेस देन 100 के लिए नहीं, जो IUPAC होती है दैट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100, ठीक। तो ये गलत हो गया क्योंकि यहां पर अगर मोर देन 100 लिखा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। इसका मतलब जो पहली बात है ये तो गलत है, जो पहला स्टेटमेंट है ये तो हो गया फॉल्स, ए हो गया फॉल्स, F का मतलब फॉल्स मतलब गलत है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला है CEPRND एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड सीरीज। ओ फिर से गलत हो गया। CEPRND एलिमेंट्स ऑफ यहां पे लिखा है एक्टिनाइड सीरीज, गलत बात। ये बच्चों एक्टिनाइड सीरीज में नहीं आते, CEPRND ये लोग जो आते हैं वो लेंथेनाइड सीरीज में आते हैं। अगर यहां पर लेंथेनाइड लिखा होता तो ये सही हो जाता, अगर लेंथेनाइड लिखा होता तब ये सही होता। यहां पे मोर देन 100 लिखा हो तो सही होता, क्योंकि यहां पे लिखा एक्टिनाइड, गलत बात। देखो लेंथेनाइड सीरीज में कौन कौन आता है, लेंथेनाइड सीरीज में आते हैं, मैं जल्दी से यहां पे लिख देता हूं, मैं पहले बता रहा हूं क्या, लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स का मतलब लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज में आते हैं बच्चों CEPRND PM SM EU GD PB DY HO ER TM
ये हो गया ER, TM, YB एंड LU। ये होते हैं बच्चों लेंथेनाइड सीरीज के। अब ये लेंथेनाइड सीरीज के तो जरा देखो बोला गया CEPRND आर एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड, गलत बात। CEPRND ध्यान से देखो CEPRND, ये जो CEPRND है ये PR है, ये लोग लेंथेनाइड सीरीज। तो ये भी जो स्टेटमेंट था बच्चों ये हो गया फॉल्स। ठीक है, अगला देखो THPAU आर प्रेजेंट इन 7th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पहले तो हमें ये पता करना है ये THPAU आखिर होते कहां पे हैं। तो बच्चों लेंथेनाइड सीरीज के नीचे एक आपको एक्टिनाइड सीरीज या जिनको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, एक्टिनाइड सीरीज ये भी तो लिखी मिलती है। एक्टिनॉइड सीरीज में आते हैं THPAU, NP, PU, AM, CM, BK, CF, ES, FM, MD, NO, LR। टोटल देखो 14 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये बच्चों आते हैं एक्टिनाइड सीरीज में जिनको कि हम एक्टिनॉइड बोलते हैं। अब आपको यहाँ भी एक बात और ध्यान रखनी है कि बच्चों जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, लेंथेनॉइड्स आते हैं पीरियड 6 में, जबकि जो एक्टिनॉइड्स आते हैं ये आते हैं पीरियड 7 में। अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला गया कि THPAU, तो पहले तो देखो ये रहे THPAU और कहा गया THPAU आर प्रेजेंट इन 7th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल सही लिखा है क्योंकि ये लोग एक्टिनॉइड्स यानी कि एक्टिनाइड सीरीज में आते हैं और ये 7th पीरियड में ही होते हैं। मींस जो C स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। और इसके बाद अगला देखो नियोन आर्गन क्रिप्टन आर इनर्ट गैस। ये भी स्टेटमेंट बच्चों पूरी तरह से ट्रू है क्योंकि ये नियोन आर्गन क्रिप्टन ये आखिर कहां से आ गए, ये आए हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में। एक होता है ग्रुप 18 जिसको कि ग्रुप 0 भी बोला जाता है। आप ग्रुप 18 भी बोल सकते हो, 0 ग्रुप भी बोल सकते हो। और इसमें आते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। और बच्चों ये लोग जो होते हैं इन्हीं को बोला जाता है इनर्ट गैस और इन्हीं को बच्चों बोला जाता है रेयर गैस। ठीक है, तो इनर्ट गैस या फिर रेयर गैस या बच्चों इन्हीं को बोला जाता है, एक नाम और यूज कर लेते हैं नोबल गैस। ठीक, तो बोला गया कि एनी ARKR आर इनर्ट गैस। हाँ, इनर्ट गैस के एग्जांपल होते हैं मींस ये भी। तो C ट्रू है, D ट्रू है, तो ओनली CD थर्ड ऑप्शन में लिखा था, यही हो गया आंसर। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन भी? ज्यादातर बच्चों का सही हुआ होगा। जिन बच्चों ने थोड़ा सा रिवाइज नहीं किया होगा टेस्ट से पहले, एक दिन पहले मस्ती करी होगी, खूब घूमे होंगे इधर उधर, तो मस्ती जिन बच्चों ने करी होगी उनको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आई, अदरवाइज दिक्कत आई नहीं होगी। सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। 43 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। तो कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन पेश किया जाए बच्चों के लिए। तो अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी ने पेश किया है अमिताभ बच्चन वाली स्टाइल में, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 देखो, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ Cn CO2 एंड NH3 आर रेस्पेक्टिवली। जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कौन कौन दिए थे? Cn CO2 एंड NH3। तो इसमें बच्चों सबसे पहला जो दिया हुआ है दैट इज Cn-। तो जरा पहले Cn- को ही सॉल्व कर लेते हैं। Cn-। टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे पता करोगे? तो पहले तो इसमें देखो कौन कौन से एटम हैं। इसमें कार्बन है एंड नाइट्रोजन है। तो बच्चों जो कार्बन होता है ये 6C12 ऐसे लिखा जाता है और जो नाइट्रोजन है ये 7N14 ऐसे लिखा जाता है। जब आप इलेक्ट्रॉन का नंबर पता करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर पता करते टाइम हमेशा ये नीचे वाला नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर ऐड किया जाता है।
आपको नीचे वाला नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर ऐड करना है। उसके बाद एक बात ध्यान रखनी होती है, वो बात ये है कि अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उतना ही एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, और अगर प्लस चार्ज हो तो जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस कर देते हैं। अभी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में पूछे थे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए सी का एटॉमिक नंबर होता है 6, ये नीचे वाला नंबर लेना है, प्लस नाइट्रोजन में नीचे वाला नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 7, ये कर लिया। और इतना करने के बाद अगर माइनस है, ये -1 है, तो -1 है तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। अगर -2 होता तो यहाँ +2 करते, -3 होता तो यहाँ +3 करते, मींस जितना माइनस है उतना ही प्लस कर देते हैं। सॉल्व करो, 6 + 7 होगा 13 + 1 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि जो Cn- है उसमें होगा 14 इलेक्ट्रॉन। अगला था बच्चों CO2, तो जरा CO2 को भी देख लेते हैं जल्दी से। CO2 अब CO2 के लिए आपको पता करना है टोटल इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन, देखो कार्बन में नीचे वाला नंबर क्या होता है 6, यानी कि एटॉमिक नंबर 6। मैंने यही बोला था, नीचे वाला नंबर यानी एटॉमिक नंबर जोड़ना है। ये हो गया 6 प्लस ऑक्सीजन। बच्चों जो ऑक्सीजन होता है वो ऐसे लिखा जाता है 8O16। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है यानी कि नीचे वाला नंबर क्या होता है 8। तो ऑक्सीजन में नीचे वाला नंबर यानी एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसलिए 8 लिख लिया। अब ऑक्सीजन 2 है, तो बच्चों जो नंबर नीचे लिखा होता है उस नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पे ना माइनस है ना प्लस है, तो ना एक्स्ट्रा जोड़ना है ना एक्स्ट्रा घटाना है। जोड़ लो तो 8 2 16, 16 + 6 टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसके बाद अगला था NH3। तो जो लास्ट एग्जांपल था NH3, जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो NH3 को सॉल्व करने के लिए N में जरा देखो नीचे वाला नंबर यानी एटॉमिक नंबर कितना था 7, तो हमने लिख लिया 7 प्लस। अब आया हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, मैं यहीं पे लिख रहा था तो यहीं पे लिख दे रहा हूं 1H1। तो हाइड्रोजन में नीचे वाला नंबर क्या हो गया 1, यानी एटॉमिक नंबर हो गया 1, तो 1। और अभी अभी मैंने बोला था यहाँ पे कि नीचे वाला जो ये नंबर होता है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन है, इस 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 + 3 टोटल बच्चों कितने आ गए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जरा देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Cn - CO2 NH3 में इलेक्ट्रॉन है 14, 22, 10। 14, 22, 10 किस ऑप्शन में लिखा है सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर तो 44 का आंसर हो गया सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। ये क्लियर है एकदम से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो, इसको साफ कर लिया जाए। ओके, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45, ठीक है। Which atom does not contain any neutron? आसान सा क्वेश्चन और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। Which atom does not contain any neutron? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता ये पूछा गया है। तो पहले तो देखो लिखा हुआ सोडियम, सोडियम होता है 11 Na23। फिर लिखा कैल्शियम, कैल्शियम होता है 20 Ca40। फिर लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है 1H1। और उसके बाद लिखा है नियोन, नियोन होता है 10 Ne20। ओके, अब क्वेश्चन में बच्चों पूछे गए हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे पता चलते हैं? न्यूट्रॉन पता चलता है ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस कर दिया जाता है। मींस जो मास नंबर है, ऊपर वाला नंबर जो मास नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम पता कर रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जरा पता करते हैं। पहले तो जरा पता कर लेते हैं किसमें सोडियम,
सोडियम, तो सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे, ऊपर वाला नंबर सोडियम का क्या है 23 माइनस नीचे वाला नंबर 11, सॉल्व करने का आगे 12। सोडियम में तो 12 न्यूट्रॉन होते हैं। अब जरा कैल्शियम में पता करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ऊपर वाला नंबर है 40 माइनस नीचे वाला नंबर है 20, सॉल्व करने का आगे 20 न्यूट्रॉन। ओके, फिर देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में ऊपर वाला नंबर है 1 माइनस नीचे वाला नंबर है 1 माइनस 1 आया 0। एंड नियोन, नियोन में बच्चों ऊपर वाला नंबर है 20 माइनस नीचे वाला नंबर है 10, सॉल्व करने का आगे 10। क्वेश्चन में पूछा हुआ व्हिच एटम डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन, किसमें न्यूट्रॉन नहीं है। देखो H में 0 न्यूट्रॉन आए, मींस H के पास न्यूट्रॉन नहीं होते। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर हुआ थर्ड ऑप्शन, ये भी आपको क्लियर हो गया। ओके, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 पे फटाफट आते हैं। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 जो है आपकी स्क्रीन पे सामने है। द एलिमेंट Z, ये भी नीट का क्वेश्चन है 1-2 साल पहले का। द एलिमेंट Z मतलब एटॉमिक नंबर दिया 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक बच्चों, देखो ये कैसे करेंगे। पहले तो मैं इसमें बता दूं कि इसका जो आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का, इसका आंसर है सेकेंड ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है कार्बन फैमिली। अब एटॉमिक नंबर 114 इतना बड़ा एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे आप करोगे तो इसमें काफी टाइम लगेगा आपको। तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, और ये ट्रिक जो है वो एटॉमिक नंबर 104 से लेके 118 तक अप्लाई होगी। ध्यान से समझना, मैंने बोला एटॉमिक नंबर 104 से लेकर 104 से लेकर 118 तक, ये मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, मींस 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 और 118। एटॉमिक नंबर 104 से लेकर 118 तक आप ये ट्रिक लगा सकते हो। कैसे? आपको क्या करना है, यहां से अगर ग्रुप नंबर एक तरफ से देखना है तो ग्रुप नंबर देखने के लिए बड़ी प्यारी सी मासूम सी एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी ट्रिक है। और वो मासूम सी प्यारी सी ट्रिक बच्चों ये है कि आपको क्या करना था, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो ये एटॉमिक नंबर है इसमें एक तरफ से पहले तो पीरियोडिक टेबल में देखो जो एल्कली मेटल्स हैं वो हो गया ग्रुप 1, उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, फिर डी ब्लॉक की शुरुआत हो जाती है ग्रुप 3, फिर ग्रुप 4, फिर ग्रुप 5, इस तरह से। ओके, तो एक सीक्वेंस में एटॉमिक नंबर 104 ये ग्रुप 4 में आएगा, 105 ये ग्रुप 5 में आएगा, लास्ट वाला नंबर देखना। ठीक, तो 4 5, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 अभी चल रहा है, 4 5, इसके बाद ये आएगा ग्रुप 6 में, ये आएगा ग्रुप 7 में, ये आएगा ग्रुप 8 में, ये आएगा ग्रुप 9 में, ये आएगा ग्रुप 10 में, ये 111 ये आएगा ग्रुप 11 में, 112 ये आएगा ग्रुप 12 में, 113 ये आएगा ग्रुप 13 में, 114 ये आएगा ग्रुप 14 में, 115 ये आएगा आपका ग्रुप 15 में, 116 116 ये आएगा ग्रुप 16 में, 117 ये आएगा ग्रुप 17 में, और 118 ये आएगा ग्रुप 18 में। एक तरफ से ये ग्रुप 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब जैसे देखो यहां तक तो ये, फिर ये 113 यहां से आपका शुरू हो जाए, ये ग्रुप 13, ग्रुप 13 का मतलब क्या हो गया, ये ग्रुप 13 का मतलब हो गया ये बोरोन फैमिली में आएगा सबसे नीचे, ग्रुप 13 बोरोन फैमिली, और 114 ये ग्रुप 14 में आएगा, ग्रुप 14 का मतलब कार्बन फैमिली, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, लेड के नीचे आएगा 114। तो क्वेश्चन में पूछा था एटॉमिक नंबर
114, तो 114, ये 114 इसका मतलब इसका हो गया ग्रुप 14, और ग्रुप 14 का मतलब हो गया बच्चों कार्बन फैमिली, और जो कार्बन फैमिली होती है यानी कि ग्रुप 14 फैमिली, इसमें जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np2। कार्बन फैमिली में NS2Np2 आता है। तो बस सेकंड ऑप्शन में देखो कार्बन फैमिली भी लिखा हुआ है, और लास्ट में देखो NS2Np2 टाइप से भी लिखा है 7s2 7p2। तो आपको इस तरह से तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। अगर आप इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 पूरा बच्चों सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाता है इसको डायरेक्ट। मैं जल्दी से फिर से ये ट्रिक रिवाइज करे दे रहा हूँ। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है एटॉमिक नंबर 104 से लेके एटॉमिक नंबर 118 तक आपको बस ध्यान रखना है। और कैसे, 104 ये ग्रुप 4 में आएगा, ये ग्रुप 5 में आएगा, ये ग्रुप 6 में आएगा, ये ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। और यहाँ पे एक बात और याद रखेंगे कि ये जो मैं ग्रुप बता रहा हूँ इसमें ये लोग सबसे नीचे आते हैं, सबसे नीचे, सबसे नीचे। यानी कि जैसे जो 114 है तो ये ग्रुप 14 में आएगा, तो ग्रुप 14 में सबसे नीचे आएगा। सबसे नीचे का मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और लेड के भी नीचे सबसे आखिरी में आएगा 114। क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 46 ट्रिकी वे में। इसके बाद बच्चों जल्दी से देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। देखो क्वेश्चन नंबर 47 है द 3D ट्रांजिशन सीरीज, द 3D ट्रांजिशन सीरीज कंटेन्स एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बताया था। तो जब ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बताया था तो 3D ट्रांजिशन सीरीज ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है, और जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ये इसमें एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक आते हैं। ये अभी एक क्वेश्चन इस तरह का हम लोग कर चुके थे। कौन सा क्वेश्चन नंबर था अभी बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 41। अभी जो क्वेश्चन नंबर 41 मैंने एक्सप्लेन किया था, उस क्वेश्चन नंबर 41 को आप लोग चाहो तो बाद में इस वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाके इस वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 41 एक्सप्लेन किया था, 41 के एक्सप्लेनेशन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है इसी को फर्स्ट, पहली ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है, और इसमें Sc से लेकर Zn तक एलिमेंट होते हैं। Sc से Zn, इसमें Sc का एटॉमिक नंबर होता है 21 और Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30। इस तरह से ऑप्शन दिया है। इसके बाद बच्चों फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 सीधे सीधे याद रखने वाला क्वेश्चन है हु अटेम्प्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो बच्चों डोबरीनर, न्यूलैंड, लोदरमेयर, ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एटॉमिक मास का ही यूज किया था। तो ऑल ऑफ अबव होगा। अगर मैंडलीव लिखा होता तो वो भी आंसर हो जाता, क्योंकि मैंडलीव साहब ने भी एटॉमिक मास का ही यूज किया था। ठीक है, एटॉमिक नंबर की शुरुआत करी थी मोज़ले साहब ने, और जो अभी आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ये बोहर साहब की बनाई हुई है। तो ये इसमें ऑल ऑफ अबव हो गया। जो डोबरीनर साहब हैं इन्होंने एक ट्रायड बनाया था। आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें इसको पढ़ेंगे। इन्होंने एक ट्रायड बनाया था। न्यूलैंड साहब ने एक लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, और जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे आप म्यूजिकल स्केल में पढ़ते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, उस तरह से लोदरमेयर साहब ने एक ग्राफ बनाया था। ये सब आपने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 49, बस दो क्वेश्चन बचे हैं 49 एंड 50। फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ लिखा है एलिमेंट और एक तरफ लिखा है डायगोनल रिलेशन विद, डायगोनल रिलेशन विद। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 49। हाँ बाकी सब हो चुके हैं। इसमें आपका जो सही आंसर आ रहा है वो पहला ऑप्शन आ रहा है। और देखो पहला ऑप्शन कैसे, ये डायगोनल रिलेशन पता कैसे करते हैं।
अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें जैसे फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप एंड फोर्थ ए ग्रुप, इनको मैंने लिख दिया बच्चों। फर्स्ट ए ग्रुप मतलब ग्रुप 1 या ग्रुप 2, जिसको मैंने थर्ड ए लिखा, इसी में लिखा जाता है ग्रुप 13, और फोर्थ ए लिखा मतलब इसी को बोलते हैं ग्रुप 14। कौन कौन यहाँ पे आता है? यहाँ पे आते हैं लिथियम, सोडियम, यहाँ पे आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, यहाँ पे आते हैं कार्बन एंड सिलिकॉन। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? लिथियम की मैग्नीशियम के साथ तो लिथियम की मैग्नीशियम के साथ, इसके बाद बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ तो बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ, एंड बोरॉन की डायगोनल रिलेशनशिप होती है एसआई के साथ, बोरॉन की एसआई के साथ। यही बात फर्स्ट ऑप्शन में लिखी हुई है, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 50 देखो जल्दी से पेपर में निकालो। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है इन SiO2 P2O5SO3Cl2O7, इन SiO2 P2O5SO3Cl2O7 which of the following is correct। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में करवाया भी है। क्लास में थोड़ा इस तरह से नहीं करवाया था, दूसरे तरह से करवाया था मैंने। यहाँ पे टेस्ट में अलग तरह से पूछा है इसको। देखो अगर बच्चों इनमें एसिडिक नेचर का हम ऑर्डर देखेंगे, एसिडिक नेचर, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है। एसिडिक नेचर SiO2 से ज़्यादा इनमें होगा किसी P2O5 में, उससे ज़्यादा होगा SO3 में, और उससे भी ज़्यादा होगा Cl2O7 में। जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो एक जगह पे हमने पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो एसिडिक नेचर का ऑक्साइड का वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये SiO2 से ज्यादा P2O5, उससे ज्यादा SO3, उससे ज्यादा Cl2O7। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर था ये आपका 50, इसमें आपका पहला आंसर सही है। मोस्ट एसिडिक देखो Cl2O7 हो गया और लीस्ट एसिडिक SiO2 हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे Si का ऑक्सीडेशन नंबर +4, यहाँ पे P का +5, यहाँ पे S का +6 और यहाँ पे Cl का +7। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। तो ये बच्चों क्वेश्चंस जो थे वो उन टॉपिक्स के थे जो टॉपिक्स मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे। मुझे लगता है लगभग सारे क्वेश्चंस आपके सही हुए होंगे। हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन गलत हुआ भी हो, तो एक्सप्लेनेशन से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, मेहनत से पढ़ाई करते रहो, टेस्ट सारे देना, टेस्ट कोई मत छोड़ना, और कोचिंग के टेस्ट को उतना ही सीरियसली देना जितना सीरियसली आप अपना रियल नीट का एग्जाम देंगे। ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, टेक केयर बच्चों, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आज हम लोगों के न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट में क्लास टेस्ट सेकंड था, तो इस क्लास टेस्ट सेकंड में केमिस्ट्री में टॉपिक्स जो आपके आए थे वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो उस पेपर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे गए थे नीट की तरह के। तो मुझे लगता है आप सब ने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। तो अपना इवेल्युएशन करने के लिए हम लोग पेपर डिस्कशन जो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट में, तो आइए ज़रा डिस्कशन करते हैं अपने इन पेपर्स में आए हुए केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का। तो ये रहा बेटा सबसे पहला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन, जिसमें एक कंपाउंड दिया हुआ था हमें, और इस कंपाउंड का हम लोगों को नाम लिखना था कि नाम इसका क्या होगा, है ना बेटा। तो नाम क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये कंपाउंड दिया है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इधर डबल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड है, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड होता है। ये देखो पहला नंबर दे दिया इसको, दूसरा नंबर दे दिया, तीसरा नंबर दे दिया और ये चौथा नंबर दे दिया। जब डबल बॉन्ड 8 से ज़्यादा होते हैं तो मैंने आपको बताया था अगर ये एल्क है तो इसमें ए जोड़ दिया जाता है और ये क्या हो जाता है, बोलो बेटा एल्का। क्या हो जाता है, बोलो एल्का। यानी यहाँ पर 4 कार्बन है, तो ब्यूट है, तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, ब्यूटा। ब्यूट से क्या बना बच्चे, ब्यूटा। ठीक है, अब ये ब्यूट से ब्यूटा बन गया,
यहाँ पर देखा जाए तो डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पर है और सेकंड पर है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटा 1,2 डाइईन हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, ये आपके सामने देखो ब्यूटा 1,2 डाइईन, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ये तो भैया लग रही है, कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आ जाइए अब बच्चों हम लोग यहीं पर आते हैं और अगले अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27। इस बंदे का आईयूपीएसी नेम लिखना है, आपको बताना है इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। ठीक है, ये कंपाउंड है, मैं इलेबोरेट कर देता हूं इस कंपाउंड को। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे बेटा? जहां पर आपको क्या दिया गया है? फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो गया 1 के बाद ये हो गया 2, ये हो गया बेटा 3 और ये हो गया 4। इसी तरीके से नंबरिंग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप COH है तो इसका सफिक्स लगाएंगे। ये हमारा जो ग्रुप दिख रहा है इसका क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स लगाएंगे। तो बोलो नाम क्या हो जाएगा इसका बच्चे? 3 मेथिल हो गया ना। वहीं पर हो गया ब्यूट और ये हो गया 2 इन और ये हो जाएगा क्या? इन और उसके बाद में ओइक एसिड, इन ओइक एसिड, या इसे वन ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर देखो मैंने ई हटा दिया, क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग अगर ए ई आई ओ यू या वाई से होती है तो हम लोग ये ई हटा देते हैं। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? हाँ जी, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया बेटा? यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन 3 मेथिल ब्यूट 2 इनोइक एसिड। ओके बेटा, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। और अगला क्वेश्चन ये रहा 28 क्वेश्चन। एक कंपाउंड आपके सामने दिया गया है बच्चों, और वो कंपाउंड क्या है? ध्यान दीजिएगा, वो कंपाउंड तुम्हारे सामने जो है ये है टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अब पहले तो आपको टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड पता होना चाहिए कि टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड है क्या। उसके बाद में आप उसका यहाँ पर क्या करेंगे? आईयूपीएसी नेम लिखेंगे बच्चों। तो टर्शरी ब्यूटाइल देखो कैसे, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि टर्शरी ब्यूटाइल, ये आपके सामने मैंने बना दिया है स्ट्रक्चर CH3 और ये हो गया CH3, ये फ्री वैलेंसी वाला हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? टर्शरी ब्यूटाइल। बेटा ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहा जाता है, एल्किल ग्रुप होता है। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? I लगा दिया है। अब यहाँ पर नंबरिंग करनी है बच्चों। देखो अब मुझे ये लॉन्गेस्ट चेन मिल गई है ना, ये लंबी चेन मिल गई। अब इस लंबी चेन का मैं नंबरिंग कर लूं तो देखो होगा 1 2 एंड 3। ये मेथिल है और ये आयोडाइड है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? आई आता है। तो हो जाएगा क्या? 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन, ये लीजिए हो गया फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं मैं। चलो आ जाता हूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है तुम्हारे सामने, इसको देख लीजिए बढ़िया से। ये आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं और फंक्शनल ग्रुप्स में से आपके सामने यहां पर कह रहा है ये उनके नाम है और उनकी मैचिंग देखनी है। तो ये कंप्लीटली बच्चों लर्निंग होता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि किस फंक्शनल ग्रुप यानी किस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। यहां से आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएंगे कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, याद हो जाएगा ताकि आगे के लिए आपके लिए चीजें आसान हो जाए। ठीक है, आजा बेटा ध्यान दो। यहां पर देखो सबसे पहले CnH2nO। तो मैं बता दूं पहली बात, तो ये जो आपके सामने है CnH2nO, ये CnH2n जो होता है ये फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो मैं बता देता हूं ये किसका होता है फॉर्मूला? ईथर का, साइक्लिक ईथर का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका हो जाता है बेटा? साइक्लिक ईथर का। फिर है वहीं पर आपके पास में CnH2n साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर समझते हो बेटा? साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड बोला जाता है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ये साइक्लिक ईथर होता है इस तरीके से ऐसे। ठीक है, ये होता है तुम्हारे सामने साइक्लिक ईथर। तो ये CnH2n है। CnH2n-2 ये होता है एल्काइन का या एल्का डाइईन का या फिर बाईसाइक्लो एल्काइन का होता है, बाईसाइक्लो एल्केन का। अगला जो दिया गया है वो दिया गया CnH2n-2। अगला है CnH2nO2। तो देखो बेटा ये जो है यहां पर जब आते हो CnH2nO2 जो है ये होता है तुम्हारा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यानी COH। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कौन सा होता है? COOH। इसको ये हाइड्रोक्सी कार्बोनिल हो गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नाम होता है।
ये जो है ये हो जाएगा एल्कीनाइन। एल्कीनाइन समझते हो, इन प्लस आइन, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होगा तो फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। अब जिसमें ये मैचिंग तुमको दिख रही हो उसी को आपको आंसर टिक कर देना है। शायद मुझे लग रहा है कि ये मैचिंग फोर्थ ऑप्शन में मिल रही है, ए का आर, बी का एस, सी का अगर देखा जाए तो सी का जो है, अच्छा ये सी का क्यू और डी का पी हो गया, ठीक है। हाँ, अब ये मत कहना सर इसमें आपका नाम आ रहा था लास्ट में तो आपने इसी ऑप्शन को टिक किया, ऐसे तो बेटा सेकंड में भी आ रहा है, लेकिन जो मैचिंग होगी वही हम लोग लगाएंगे, ठीक है। आ जाओ 29th क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। ये भी आपके सामने टोटली लर्निंग है। अगर देखा जाए तो आपको दो स्ट्रक्चर्स, गंदे गंदे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, उनको ढूंढ के बताना नाम क्या है। एक है एंथ्रेनिलिक एसिड एंड एक है सल्फेनिलिक एसिड। एंथ्रेनिलिक एसिड जो होता है इसमें COH और NH2 होता है, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। और वहीं पर सल्फेनिलिक एसिड यानी एनिलीन ग्रुप और सल्फोनिक ग्रुप दोनों साथ में होना चाहिए, ठीक है। एंथ्रेनिलिक एनिलीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और वहीं पर सल्फेनिलिक सल्फोनिक ग्रुप और NH2 ग्रुप होते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट वहीं पर हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसका हमें बताना है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है आइसोब्यूटाइल आइसोनाइट्राइल। आइसोब्यूटाइल, तो पहली बात तो मुझे आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। आइसोब्यूटाइल ये देखो, ये इस तरीके का आइसोब्यूटाइल हो जाता है, ठीक है। कैसा आइसोब्यूटाइल, ये हो गया यहाँ पर अगर देखोगे तो चलिए CH और यहाँ पर आ गया बेटा CH3 और इस साइड आ गया ये CH2, ये आइसोब्यूटाइल कहा जाता है। आइसोनाइट्राइल होता है बेटा NC, ठीक है ना, क्या हो जाता है NC, आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है। नंबरिंग जब हम करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा पीरियोडिक का होता है, हम लोग यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 3 बोल देंगे। नाम इसका हो जाएगा क्या, 2 मेथिल और अगर देखा जाए तो 2 मेथिल के बाद में क्या है 2 मेथिल और 2 मेथिल के बाद में हो जाएगा क्या, यहाँ पर प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, ठीक है। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर ढूंढना है, तो इनमें से स्ट्रक्चर देखो कोई मैच कर रहा है, आइसोब्यूटाइल आइसोनाइट्राइल, सेकंड ऑप्शन मैच कर गया, ये तुम्हारे सामने, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वहीं पर अगला क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, और 23rd क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है लेखक कि आपको बताना है डिराइव्ड नेम क्या होता है। डिराइव्ड नेम क्या होता है, डिराइव्ड नेम। अब अगर हम डिराइव्ड नेम की बात करते हैं तो यहाँ पर पहली बात तो आपको मैं बता दूं, जैसे ये ग्रुप लिखा मिले CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH2। जनरली अगर इस ग्रुप का नाम पूछा जाता तो इस ग्रुप का नाम होता है एलाइलिक, है ना, और OH लगा देंगे तो ये हो जाएगा एलिल एल्कोहल। क्या कहलाएगा, एलिल एल्कोहल। क्या कहलाएगा बोलो, एलिल एल्कोहल कहलाता है। अब ये एलिल एल्कोहल है, लेकिन यहाँ डिराइव्ड नेम पूछा गया, कॉमन नेम नहीं पूछा गया। अगर कॉमन नेम पूछा जाता तो आप इसका एलिल एल्कोहल बता सकते थे, ये डिराइव्ड नेम है। तो डिराइव्ड नेम हमेशा मर्ज करके बनता है दो लोगों का। कैसे, देखो जरा, डिराइव्ड नेम में आप देख रहे हो इस ग्रुप का नाम क्या होता है, इस ग्रुप का नाम होता है विनाइल, ठीक है, क्या है, विनाइल ग्रुप। और ये ग्रुप कौन सा ग्रुप हो जाता है, कार्बिनॉल। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, कार्बिनॉल। तो इसका डिराइव्ड नेम क्या हो जाएगा, विनाइल कार्बिनॉल। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, थर्ड वाला। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर फर्स्ट लगाया होगा, मुझे पता है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन इसी बार के नीट के एग्जाम में आया था और उसी को मैंने मॉडिफाई करके आपको कंफ्यूज करने के लिए ये यहाँ पर मैंने कॉमन नेम नहीं बल्कि मैंने क्या बोल दिया, डिराइव्ड नेम बोल दिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विनाइल कार्बिनॉल। एलिल अल्कोहल नहीं होगा, ठीक है। चलो बेटा 32 के बाद में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 पर। आपको यहाँ पर करेक्ट IUPAC नेम बताना है, ठीक। अब करेक्ट IUPAC नेम अगर बताना है तो पहले दो ऑप्शन तो वैसे भी हो गए, क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसा कि ये IUPAC नेम में हम लोग आइसोप्रोपिल को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। आइसोप्रोपिल एक कॉमन नेमिंग का पार्ट है।
यानी हमें जो ढूंढना है वो इन्हीं दो में ढूंढना है, इस वाले में या इस वाले में। अब देखो यहाँ पर मेथिल पहले हो गया, एथिल बाद में हो गया, यानी पहले ही गलत हो गया। अब जब ये तीनों गलत है तो सही कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। 3 एथिल अल्फाबेटिकली भी पहले आ रहा है, और वहीं पर देखा जाए तो 2,4 डाइमेथिल पेंटेन, ये आपके सामने हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब पता चला कुछ लोग वहां पर बैठ के पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने में टाइम वेस्ट करेंगे, उसके बाद टिक करेंगे, ऐसा करना ही नहीं था। ठीक है, सिंपली मैंने बोला आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ये जो है ये तुम्हारे कॉमन नेमिंग के पार्ट हैं, तो ये वाले दोनों वैसे भी गलत हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिंपली आईयूपीएसी पूछा गया, फट से गलत कर दिया। फिर थर्ड वाला इसलिए गलत है क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले कौन आ गया? मेथिल आ गया, जबकि आना किसे चाहिए? एथिल को चाहिए, तो इसलिए थर्ड वाला गलत हो गया। अब 3 गलत हुई है तो एक तो सही हो जाएगा ना, ये लो तुम्हारे सामने हो गया। आगे बेटा नेक्स्ट 33 के बाद में क्वेश्चन नंबर 34, Which of the following is the correct IUPAC name? इनमें से पूछ रहा है 34 में से कि कौन सा करेक्ट IUPAC नेम है। ठीक है, अब आराम से देख सकते हो, यहाँ पर क्या है? एथिल है, पहले कौन सा है? जल्दी से बोलो बेटा, पहले कौन सा दिया गया है? एथिल, और फिर कौन सा है? मेथिल। यहाँ मेथिल और एथिल, ये देखो गलत हो गया। ठीक, उसके बाद एथिल है डाइमेथिल, ये वाला गलत हो गया। 4,4 बिस मेथिल 3 एथिल, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ देखो ना, मेथिल पहले नहीं आएगा, पहले अल्फाबेटिकली ई आ रहा है तो ई वाला आएगा, ई वाला यहाँ है, यहाँ पर देखा जाए तो मेथिल है। 5 एथिल 4 डाइमेथिल, ठीक, सही कौन सा हो जाएगा? ये वाला तुम्हारे सामने। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन और 33 क्वेश्चन इसी बेसिस पर थे, आराम से लगा लेना था। चलो बेटा नेक्स्ट आ जाओ, 35 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 35 पर करेक्ट IUPAC नेम बताना है। अब देखो यहां से काउंटिंग करना है तो यहां से काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इधर से मेथिल ग्रुप पास में पड़ रहा है, तो इसको मैं इलेबोरेट कर देता हूं। यहां दिया हमने 1 और ये 2, फिर आ गया ये क्या हो गया 3, ये हो गया 4, और ये कैसा हो गया 5 एंड 6 हो गया। C2H5 दिया गया है, इस तरीके से हमने नंबरिंग कर ली। बता दो आराम से 6 तक का 3 मेथिल हेक्सेन हो जाएगा। बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बहुत आसान था ये, वेरी इजी क्वेश्चन था, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आज बेटा नेक्स्ट 36 पर। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, नंबरिंग ऑलरेडी गिवन थी, आपको सिर्फ नाम लिखना था यहाँ पर। और एक चीज ये याद रखिएगा कि जब आपके सामने ये जो ग्रुप दिया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनाइल बोलते हैं, ये इथेनाइल होता है। अब मुझे लग रहा है आप लोगों का ये बहुत आसान हो जाएगा कि नाम कैसे लिखना है। 5th पोजीशन पर क्या है? देखो भाई 5th पोजीशन पर है तो 5th इथेनाइल लिख दिया, 5th इथेनाइल हो गया। 2 डबल बॉन्ड यानी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो ए वर्ड ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सा। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सा। अब इसी से तुमको देखो मिल जाएगा 5 एथिल, 5 इथेनाइल से, कितने सही मिल जाएगा भैया। ठीक है, देखो क्लियर, लेकिन पूरा मैं लिख देता हूँ 5 इथेनाइल साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन हो जाएगा। ये लंबी चेन है, ये आप देखा जाए तो ज्यादा कार्बन की मिल रही है, तो अब ये तुम्हारा प्रीफिक्स में चला जाएगा। ठीक है, और ये पेरेंट चेन आ जाएगी तो ये साइड चेन में आ जाएगा, और साइड चेन का हमेशा प्रीफिक्स लगाते हैं। आंसर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? थर्ड वाला। 36 के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा बेटा 37। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपके सामने दिया गया है, मैं बता दूं, यहाँ पर आपके सामने जो दिया गया है ये कंपाउंड्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इन कंपाउंड्स में आपको बताना है कौन किससे मैच कर रहा है। ठीक, इनमें से सबसे पहले अगर देखा जाए बी वाला तो मैच कर रहा है पी से, यानी ये टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका फॉर्मूला है? टार्टरिक एसिड का। यहां पर जब आप देखते हो तो टार्टरिक एसिड के बाद में ए जो है, ए फॉर्मूला जो दिया गया है, ये फॉर्मूला होता है किसका? मेंडेलिक एसिड का। एक बार स्ट्रक्चर बना करके इन एसिड्स को याद रखो। ये टार्टरिक एसिड होता है जो ना इमली वगैरह में पाया जाता है, ये किसमें है? मेंडेलिक एसिड। वहीं पर अगर देखोगे तो ये जो होता है सी, ये कहलाता है मेथिल सैलिसिलेट, इसी को हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं। आगे जब चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे तो उसमें आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको यहीं पर याद होना चाहिए, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया। तो ये हो गया क्या? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन।
लास्ट वाला जो है ये एस्पिरिन है। एस्पिरिन जानते होंगे एनाल्जेसिक होता है, जितनी भी दर्द निवारक टेबलेट्स होती हैं उसमें यही कंपाउंड पाया जाता है एस्पिरिन। तो ये आपको फॉर्मूला देखो यहाँ पर इस पेपर से आपको ये 4 फॉर्मूले एक्स्ट्रा मिल गए, तो ये जो मैच कर रहे हैं उसी को टिक कर देना है। कौन सा हो जाएगा बेटा, ये लो सेकंड ऑप्शन मैच कर देना। ये टोटली लर्निंग बेसिस पर थे कि आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, और अगर जिन बच्चों को नहीं लर्न है तो आगे चैप्टर्स में जब ये आएंगे तो वहां पर इनको याद कर लेना। हालांकि अगर यहीं पर याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, 38 क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं बेटा कि ये जो है तुम्हारा 38 क्वेश्चन, इसमें देखो जाए सबसे पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, ये साइड ग्रुप्स आ जाएंगे तो इनकी पीरियोडिटी कम है, नंबरिंग हम यहीं से कर देंगे 1 2 3 4 और ये 5 और फिर क्या हो गया 6 हो गया। अब नाम इसका क्या हो जाएगा 5 ब्रोमो 4 क्लोरो, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लो हेक्स 2 इनॉल। देखो आ गया आपके सामने, सेकंड आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये रहा बच्चों ऑर्गेनिक का जो पेपर था नोमेनक्लेचर का। इसमें आप लोग पूरी तरीके से मैच कर लीजिएगा कि आप लोगों ने कौन कौन सा पार्ट सही किया है और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उनको अपनी मिस्टेक्स बुक्स में उन क्वेश्चन को मेंशन करके नोट कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग एग्जाम्स में वो गलतियां आपसे रिपीट ना हो। ये टेस्ट पेपर इसलिए होता है जिससे आप ने जो पढ़ा है उसको इवेल्युएट कर सकें, उसको जान सकें कि ये आपने सही किया है या गलत किया है, आपने जो पढ़ा है वो यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए। मुलाकात होगी अगले ऐसे ही सेशंस में। थैंक यू, धन्यवाद।